Deepa was asked to draw the structure of a neuron as observed under a microscope. Observe the figure drawn by her and answer the question based on it. दीपा को कहा गया कि तुम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाओ और उसने माइक्रोस्कोप के अंडर में जैसा न्यूरॉन देखा उसने सेम टू सेम वैसा स्ट्रक्चर बना दिया। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, उसमें लेबल्ड भी है ए बी सी। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। एंड सेकेंड क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट ए। अब इसका आंसर देखो, जो ए है वो है क्या है, डेंड्राइट्स है, बी क्या है, साइटोन है, सी क्या है, एक्सॉन है। अब जो पार्ट बी का क्वेश्चन था कि पार्ट ए का फंक्शन क्या है, मतलब जो डेंड्राइट्स है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन क्या है, रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेता है, रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है इन सिग्नल्स को, और इसका जो इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है किसी और न्यूरॉन को। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंफॉर्मेशन टू द सोमा ऑफ द न्यूरॉन। सोमा सेल बॉडी को ही बोलते हैं, जो सेल बॉडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। तो डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेता है, उसको फिर दूसरे न्यूरॉन के सोमा में भेज देता है, यानी सेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। Now question number 23, what will happen if the plasma membrane ruptures or breaks down? एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्या है, we add salt to the vegetables during the cooking process, why? ठीक है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, यानी कि हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं देने हैं, हमें किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो दोनों क्वेश्चन का ही आंसर दे देते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। इतना ही पढ़ के गए हो क्या? मैं तो नहीं चाहती थी इतना पढ़ के। चलो हम पहले फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर देखते हैं, फिर सेकेंड वाले पार्ट का आंसर देखेंगे। पहले क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेकडाउन्स। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, टूट जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता था, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती थी, याद होगा आपको, लिपिड की बाइलेयर का बना हुआ होता था। अब वही पूछ रहा है कि अगर वो टूट गया तो उससे क्या होगा। इसका आंसर है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। वो सेल की बाउंड्री बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड कीप्स द सेल कंपोनेंट्स दैट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो मेम्ब्रेन के अंदर ही तो रहते हैं। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स दी सेल कंपोनेंट्स विल लीक आउट ऑफ द सेल। जाहिर सी बात है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उन सबको अंदर रख रहा है सेल की, अगर वही टूट गया तो वो लोग तो भाई आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बाहर लीक करने लगेंगे। एंड द सेल विल लूज इट्स इंटीग्रिटी। सेल अपनी जो इंटीग्रिटी थी, अपने कंपोनेंट्स थे, वो सब लूज कर देगा। नन ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी कैरिड आउट। फिर कोई भी जो फंक्शन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कोई भी फंक्शन में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा अगर वो टूट गया तो। अल्टीमेटली द सेल विल डाई, सेल मर जाएगा, सेल विल डाई। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट गया, उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनल से बाहर निकल गए, तो सेल क्या करेगा, सेल बचा ही कैसे, ठीक है, तो वो पूरा सेल खराब हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हम सब्जियों में नमक क्यों डालते हैं। अब उसका आंसर देखो, जनरली वी ऐड सॉल्ट टू द वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस सो डैट द वेजिटेबल्स रिलीज वाटर ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। हम नमक डालते हैं, मम्मियों को आपने देखा होगा, बेटा नमक डाल दो सब्जियों में से पानी छूटने लगेगा, ऐसा बोला जाता है। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों बोलती हैं, क्योंकि इसमें एक्सोऑस्मोसिस होता है। इसका मतलब जो वाटर है मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। सब्जियों के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बाहर तो पानी होता नहीं है क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया है। तो हमेशा जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और जब हम नमक उसमें स्प्रिंकल करते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ने लग जाती हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूज होने लग जाता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है, सब्जियों में से पानी बाहर निकलने लग जाता है। As the concentration of water inside the cell is greater than the outside environment, hypertonic solution, जैसे मैंने आपको आगे MCQs में बताया था पहले वाले पार्ट में, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। The cell releases water in the outside environment and shrinks. सब्जियाँ अपनी पानी बाहर छोड़ देती हैं और वो खुद सूख जाती हैं। Adding salt to the vegetables during cooking also fastens the boiling of vegetables. नमक डालने के बाद ये भी एक खास बात है कि सब्जियाँ जल्दी पकती हैं, ठीक है। जैसे आलू है, अगर आप उसको नमक डालते हो तो वो जल्दी पकेंगी। टमाटर है,
वो ऐसे नहीं पकेगा। अगर उसमें आप थोड़ा सा भी नमक डाल दोगे ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, तो वो जल्दी से वो गल जाता है। आप कभी ट्राई करना, किचन में जाना, टमाटर पे ऐसे मतलब पकाना, उसमें नमक डालना, बहुत जल्दी पकेगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन क्या है? राइट द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय फर्स्ट मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर हमने किसी क्वांटिटी को मेजर किया है तो उसमें उसका जो वैल्यू आया है, सपोज करो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है -2, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ 2। मैग्नीट्यूड वो चीज़ होती है जिसमें हम साइन नहीं लिखते हैं, ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, जस्ट द हम वैल्यू लिखते हैं, तो वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। सेकंड क्या है? यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। या तो आप वो यूनिट लिखो जिसमें उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं। 25 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? व्हेन टू स्प्रिंग बैलेंसेस जॉइंट एट देयर फ्री एंड्स आर पुल्ड अपार्ट बोथ शो द सेम रीडिंग, एक्सप्लेन। हमें एक्सप्लेन करना है क्या कि जो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है हमारे पास, दो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं। एक को हमने वॉल से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे को पहले वाले से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम दूसरे के एंड से बैलेंस को खींच रहे हैं, लेकिन दोनों में सेम रीडिंग आ रही है। तो इसको ही हमें एक्सप्लेन करना है क्यों आ रही है दोनों को सेम रीडिंग। तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर हम सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। इसका आंसर है कपल टू स्ट्रिंग्स बैलेंसेस ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। फिगर देखो आप पहले, ये ए वाला पहला स्प्रिंग है, बी वाला दूसरा स्प्रिंग है। व्हेन वी पुल द बैलेंस बी, लेकिन जब हम बी वाले बैलेंस को पुल करेंगे, आप देखिए बी वाले में से ऐसे हाथ लगा के कोई पुल कर रहा है। बोथ द बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग, दोनों बैलेंस लेकिन सेम रीडिंग शो कर रहे हैं, क्यों? इंडिकेटिंग दैट बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। बी वाले पे हमने बैलेंस को खींचा, हमने क्या किया? एक्शन, बट उसका जो अपोजिट रिएक्शन है उसी की वजह से ए वाले में भी सेम रीडिंग आ रही है। इन दिस केस द पुल ऑफ ईदर ऑफ द टू स्प्रिंग बैलेंसेस कैन बी रिगार्डेड एज एक्शन एंड दैट ऑफ द अदर बैलेंस एज अ रिएक्शन। इसका मतलब हम अगर ए वाले को भी खींचते तो बी वाले में भी सेम ही रीडिंग आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का खेल हो रहा है। एक्शन रिएक्शन पे देखो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एक्शन रिएक्शन का। आप समझ के जाना है इसको एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। एक हैमर है, उसका जो मास है वो 500 ग्राम है। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? नेल ने हैमर को रोक दिया बहुत ही कम समय में, टाइम कितना है? 0.01 सेकेंड में। तो फोर्स क्या लगेगा नेल का हैमर पे, हमें ये बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m क्या है? मास। a क्या है? एसेलरेशन। एसेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हम यहाँ पे एसेलरेशन की जगह पे वही लिखेंगे, यानी कि m मास मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू बाई में t। अब बस वैल्यू पुट करनी है। मास यहाँ पर क्या है हमारा? 500 ग्राम। मास को केजी में कन्वर्ट करेंगे, 500 ग्राम का क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है, 0.5 kg। वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हैमर जो रुक गया है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50। तो फाइनल में 0 माइनस करके फिर इनिशियल में 50 अपॉन में टाइम कितना है? 0.01 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस में 2500 न्यूटन। ये हमारा फोर्स है। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि वो उसका अपोजिट रिएक्शन दिखा रहा है, क्योंकि हैमर ने इस तरह से उसको एक्शन की तरफ मारा और उसका जो नेल ने हैमर पे अपोजिट रिएक्शन दिया है, उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। वो जस्ट ये बता रहा है कि नेल ने हैमर पे फोर्स दिया है, तो इसका ये मत समझ लेना कि ना फोर्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, शुड फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस? गिव योर सजेशन। क्या किसानों को अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए? अपना राय दो इस पे।
As far as possible, farmers should avoid the excessive use of chemical fertilizers and pesticides. जितना भी हो सके फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स यूज़ करने को अवॉइड करना ही चाहिए. दे नॉट ओनली कॉज हेल्थ हैजार्ड्स बट ऑल्सो कॉज पोल्यूशन. वो हमारे हेल्थ पे ही नहीं बल्कि पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. इंस्टेड फार्मर्स शुड यूज़ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट. फार्मर्स को क्या करना चाहिए, केमिकल्स की बजाय उन्हें बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. दीज मैथड्स आर सेफ क्योंकि वो सेफ भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है. दे कैन इवन मेक यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड. वो ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका क्रॉप यील्ड बेटर हो सके. आपने वो मूवी देखी होगी लापता लेडीज़, अभी रिसेंटली आई थी लापता लेडीज़. उसमें जो पता नहीं क्या जया जो थी वो क्या पढ़ रही थी, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही पढ़ रही थी. ठीक है, तो उसने भी एक बताया था ना कि अपने क्रॉप्स को कैसे बचाए. उसने एक लकड़ी लिया, उसमें येलो कलर के पॉलीथीन्स को, मतलब जो भी हो येलो कलर की चीज़ें, कपड़े, उसको पेंट किया येलो कलर में और उसको खेत में लगा दिया था ताकि जो कीड़े हैं ना वो पीले चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं. तो सारे कीड़े वो खेतों में ना लगे कि उस कपड़े से ही अट्रैक्ट हो जाए ताकि खेतों पे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स ना छिड़के जाएं. ये टेक्निक उसने उसमें यूज़ की थी. तो वही बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स ही यूज़ करनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है. अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. 27 वाला क्वेश्चन क्या है, अनाया वॉज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस अराउंड हर. अनाया एक लड़की है जो कि अपने चारों तरफ दूसरे चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी. शी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन स्मोक, फॉग एंड मिक्सचर्स. वो ये जानना चाहती थी कि स्मोक, फॉग और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है. पहला क्वेश्चन, अनाया नोटिस्ड दैट स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स. इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. जो स्मोक और फॉग है वो बोथ एरोसोल्स हैं. किस चीज़ में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, हमें इसका आंसर करना है. सेकंड क्वेश्चन, अनायास मदर मिक्स्ड सुक्रोज क्रिस्टल्स फ्रॉम शुगर कैन एंड बीटरूट. शुगर केन से और बीटरूट से सुक्रोज की क्रिस्टल्स निकाले किसने, अनाया की मम्मी ने, और उन दोनों को मिक्स कर दिया. विल द रिजल्टिंग सब्सटेंस बी अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर. तो जो मिक्सचर है वो प्योर सब्सटेंस के अंडर में आएगा या मिक्सचर के अंदर में आएगा, क्योंकि है तो दोनों सुक्रोज. अगर दोनों सुक्रोज हुए तो या तो वो प्योर होगा और अगर दोनों का सुक्रोज डिफरेंट है तो वो फिर मिक्सचर होगा. Give a reason for the same. और the last part क्या है, अनाया's teacher showed her a dark brown liquid called tincture of iodine. अनाया की टीचर ने उसको एक लिक्विड दिखाया जो कि डार्क ब्राउन कलर का था. उसका नाम क्या था, tincture of iodine. कैन यू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ द मिक्सचर. हमें उसमें से सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है ये बताना है. पहले का आंसर है बोथ फॉग एंड स्मोक यूज गैस एज अ डिस्पर्शन मीडियम. The only difference is that the dispersed phase in fog is liquid and in smoke it is solid. Fog और smoke में क्या difference है, पहले देखो क्या सिमिलर है. उनका जो डिस्पर्जन मीडियम है मतलब वो किस तरह से इन्वायरमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें फॉग या स्मोक किस तरह से दिखता है, एक कोहरे के रूप में दिखता है, गैसेस फॉर्म में दिखता है ना. तो ये इनके में सिमिलर पॉइंट है. यूज गैस एज अ डिस्पर्जन मीडियम, गैसियस फॉर्म में दिखता है. ओनली डिफरेंस क्या है कि जो उसका डिस्पर्स्ड फेज है. अब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, फॉग और स्मोक में क्या चीज़ मिली हुई है, ठीक है, वो लोग क्या चीज़ से मिल के बने हुए हैं, वो होता है डिस्पर्स्ड फेज. फॉग में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो है लिक्विड, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं फॉग में. लेकिन स्मोक में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ऐश के, कार्बन के, है ना. ऐश यानी कि राख, कार्बन, इन सब के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. बस यही उनका डिफरेंस है डिस्पर्स्ड फेज का. इतना समझ में आया. सेकेंड, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. उसका सुक्रोज के क्रिस्टल्स का पूछा था ना अनाया ने. It is a pure substance because the chemical composition of sucrose sugar crystals is the same irrespective of its source. यार शुगर का क्रिस्टल है, सुक्रोज का जो क्रिस्टल है वो तो सेम ही रहेगा. उसका जो फॉर्मूला है वो बदलने वाला तो है नहीं. फ्रूट से निकालो या शुगर केन से निकालो, सुक्रोज तो सुक्रोज ही रहेगा. तो वो किसके अंदर में आएगा, प्योर सब्सटेंस के बीच में अंदर में आएगा, मिक्सचर्स में नहीं आएगा. फिर क्या है, थर्ड, इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूट क्या था, ऑफकोर्स आयोडीन था. सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल. हम सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स करके बनाते हैं. कौन सा सोल्यूशन, कौन सा लिक्विड, टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो ये अनाया के सवालों के जवाब मिल गए. आई होप आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे.